स्मृति पात्र। ऑफिस का दरवाजा खुल गया। हैरी पॉटर, अंदर आ जाओ, मूडी ने कहा। हैरी अंदर आ गया। एक बार वो पहले भी डंबलडोर के ऑफिस में आ चुका था। ये बहुत सुंदर गोलाकार कमरा था। कॉर्नेलियस फज डंबलडोर की डेस्क के पास खड़े थे। वो हमेशा की तरह धारीदार चोगा पहने थे और अपने नींबू जैसे हरे हैट को थामे थे। हैरी, तुम कैसे हो? फज ने खुशी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। बढ़िया, हैरी ने झूठ बोल दिया। हम अभी उस रात के बारे में बात कर रहे थे जब मिस्टर क्राउच मैदान में दिखाई दिए थे। वे तुम्ही को मिले थे, है ना? हाँ, हैरी ने कहा। फिर उसे लगा ये नाटक करना बेकार है कि उसने उनकी बातें नहीं सुनी, इसलिए उसने जोर दिया, लेकिन मुझे मैडम मैक्सिम आस पास कहीं दिखाई नहीं दी थी। उन्हें छुपने में बहुत मुश्किल आती है ना? फज की पीठ के पीछे डंबलडोर हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखें चमकने लगी। हाँ, ये बात तो है, फज ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा। हैरी, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम मैदान में घूमने जा रहे हैं। शायद तुम अपनी क्लास में लौटना चाहो। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रोफेसर, हैरी ने जल्दी से डंबलडोर की तरफ देखते हुए कहा, जिन्होंने उस पर पैनी निगाह डाली। मेरा यहीं इंतज़ार करो हैरी, मैदान की जांच करने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वे खामोशी से हैरी के पास से निकल गए और दरवाज़ा बंद कर गए। एक आध मिनट बाद हैरी ने सुना नीचे के गलियारे में मूडी की लकड़ी के पैर की ठक ठक की आवाज़ धीमी होती जा रही थी। उसने चारों तरफ देखा। हेलो ज्वाला। ज्वाला प्रोफेसर डंबलडोर का फीनिक्स था। वो दरवाजे के पास अपने सुनहरे अड्डे पर बैठा हुआ था। वो हंस के आकार का था और उसके लाल सुनहरे पंख बहुत सुंदर थे। उसने अपनी लंबी पूंछ हिलाई और हैरी की तरफ देखकर पलकें झपकाई। वो कई मिनट तक उन पुराने हेडमास्टरों और हेडमिस्ट्रेसों को देखता रहा जो अपनी तस्वीरों में सो रहे थे। वो अभी अभी सुनी बातों के बारे में सोचता रहा और अपने निशान पर उंगलियां फेरता रहा। अब उसमें दर्द नहीं हो रहा था। डंबलडोर के ऑफिस में आने के बाद वो काफ़ी शांति महसूस कर रहा था। वो जानता था कि कुछ ही समय बाद उन्हें सपने के बारे में बता देगा। हैरी ने डेस्क के पीछे की दीवारों को देखा। एक शेल्फ पर फटी पुरानी बोलती टोपी थी। उसके पास वाले कांच के केस में चांदी की एक शानदार तलवार थी जिसकी मूंछ में बड़े बड़े माणिक जड़े थे। हैरी ने पहचान लिया। उसने अपने सेकेंड ईयर में इसी तलवार को बोलती टोपी से खींचकर बाहर निकाला था। ये तलवार हैरी के हाउस के संस्थापक गौरव गरुणद्वार की थी। हैरी तलवार की तरफ निहारता रहा, याद करता रहा इसने उसकी तब मदद की थी जब उसने मदद की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। उसने कांच की तरफ देखा। उस केस पर सफ़ेद रोशनी थिरक रही थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? उसे जल्दी ही पता चल गया कि चांदी से चमकती सफ़ेद रोशनी उसके पीछे वाली काली अलमारी के अंदर से आ रही थी जिसका दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं था। हैरी झिझका। उसने ज्वाला पर निगाह डाली और फिर वो उठकर ऑफिस के पार गया और अपनी अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ पत्थर का एक उथला पात्र रखा था। उसे किनारे पर अजीब आकृतियाँ बनी थीं। उस पर ऐसी लिपियाँ और प्रतीक थे जो हैरी को समझ नहीं आए। सफ़ेद रोशनी इसी पात्र के भीतर से आ रही थी। हैरी ने आज से पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। उसे पता नहीं था कि उस पात्र में द्रव भरा था या गैस। ये तो चांदी जैसे रंग की एक सफ़ेद चीज़ थी जो लगातार घूम रही थी। इसकी सतह हवा में डोलते पानी जैसी हिल रही थी और फिर बादलों की तरह अलग अलग होकर साफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी द्रव हो गई हो या हवा ठोस हो गई हो। वो इसे छूना चाहता था, पता लगाना चाहता था कि कैसा लगता है, लेकिन जादुई दुनिया में 4 सालों के अनुभव ने उसे सिखा दिया था कि अनजान वस्तु से भरे पात्र में अपना हाथ डालना बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम होगा। इसलिए उसने अपने दुशाले के भीतर से छड़ी निकाली और घबराकर ऑफिस में चारों तरफ देखा। उसने पात्र के अंदर रखी वस्तु की तरफ देखा और अपनी छड़ी से हिलाया। पात्र के भीतर की सफ़ेद वस्तु की सतह बहुत तेजी से घूमने लगी। हैरी झुककर और करीब पहुंच गया। उसका सिर अलमारी के अंदर पहुंच गया। सफ़ेद वस्तु पारदर्शी हो गई थी, कांच जैसी दिख रही थी। उसे उम्मीद थी उसे पात्र की पत्थर की तलहटी दिखेगी, लेकिन इसके बजाय उसे रहस्यमयी वस्तु की सतह के नीचे एक बड़ा कमरा दिखाई पड़ा। एक ऐसा कमरा जिसमें वो छत की गोलाकार खिड़की देख रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी लेकिन उसमें कोई खिड़की नहीं थी। हैरी ने सोचा शायद ये कमरा भूमिगत होगा। वैसे ही मशालें जल रही थी जैसे हॉगवर्ट्स की दीवारों पर जला करती थी। हैरी ने देखा जादूगरों और जादूगरनियों की कतारें हर दीवार के चारों तरफ बेंचों पर बैठी थीं। एक खाली कुर्सी कमरे के बीचों बीच रखी थी। उस कुर्सी में ऐसा कुछ था कि हैरी को डरावना एहसास हुआ। कुर्सी में जंजीरें थीं जैसे इसमें बैठने वाले को आमतौर पर उनसे बांधा जाता हो। ये कौन सी जगह है? निश्चित रूप से यह हॉगवर्ट्स तो नहीं था। उसने महल में कभी ऐसा कोई कमरा नहीं देखा था।
इसके अलावा पात्र के नीचे वाले इस रहस्यमय कमरे में बहुत से वयस्क जादूगर और जादूगरनियां थे। हैरी जानता था हॉगवर्ट्स में इतने टीचर नहीं थे। हालांकि उसे उनके नुकीले हैट्स के सिर्फ ऊपरी हिस्से दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसे लगा कि वो लोग किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। वो सब एक दिशा में देख रहे थे और कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। पात्र गोलाकार था और वो जिस कमरे को देख रहा था वो आयताकार था, इसलिए हैरी को ये नहीं दिखा इसके कोनों में क्या हो रहा है। वो और करीब झुका, उसने अपना सिर नीचे झुकाया और देखने की कोशिश की। उसकी नाक की नोक उस अजीब वस्तु से छू गई जिसे वो देख रहा था। डंबलडोर के ऑफिस को एक जोरदार झटका लगा। हैरी आगे की तरफ फेंका गया और वो सिर के बल पात्र के अंदर की वस्तु में गिर गया, लेकिन उसका सिर पत्थर की तलहटी से नहीं टकराया। वो तो बर्फ जैसी ठंडी और अंधेरी चीज से होकर गिरने लगा। ऐसे लगा जैसे कोई भंवर उसे निगल रहा हो, और उसने पाया वो पात्र के अंदर वाले कमरे में एक बेंच पर बैठा है। ये बेंच बाकी सभी बेंचों से ऊपर थी। उसने पत्थर की ऊंची छत को देखा, गोलाकार खिड़की को देखने की कोशिश की। हैरी तेज तेज सांसें लेता हुआ चारों तरफ देख रहा था। हैरी बेंच पर अपने पास बैठे जादूगर की तरफ मुड़ा। उसके मुंह से हैरानी की जोरदार चीख निकल गई जो खामोश कमरे में गूंजने लगी। वो एल्बस डंबलडोर के ठीक पास बैठा हुआ था। प्रोफेसर, मुझे अफसोस है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं तो सिर्फ आपकी अलमारी में रखे पात्र को देख रहा था। हम कहाँ हैं? लेकिन डंबलडोर ना तो हिले ना कुछ बोले। उन्होंने हैरी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। बेंचों पर बैठे बाकी सभी जादूगरों और जादूगरनियों की तरफ वो भी कमरे के दूसरे कोने वाले हिस्से की तरफ घूर कर देखते रहे। वहाँ एक दरवाज़ा था। हैरी समझ गया था वो पहले भी एक बार ऐसी जगह पर पहुँच गया था जहाँ उसे कोई देख या सुन नहीं सकता था। उस बार वो जादुई डायरी के पन्ने की किसी याद में पहुंचा था। अगर वो समझने में गलती नहीं कर रहा था तो ये उसी तरह की घटना थी। हैरी ने अपना दाहिना हाथ उठाया, झिझका और फिर उसे तेजी से डंबलडोर के चेहरे के सामने हिलाने लगा। डंबलडोर ने ना तो पलकें झपकाई और ना ही हैरी की तरफ देखा। हैरी ने सावधानी से चारों तरफ देखा। जैसा उसे ऊपर से देखते समय लगा था, ये कमरा निश्चित रूप से भूमिगत था। इससे पहले कि हैरी किसी नतीजे पर पहुंचे वो कहाँ है, उसे कदमों की आहट सुनाई दी। तहखाने के कोने वाला दरवाज़ा खुला। 3 लोग दाखिल हुए, या ज़्यादा सही तो ये बात थी कि एक आदमी दाखिल हुआ जिसके दोनों तरफ एक एकदम पिशाच था। हैरी के सीने में ठंड का एहसास होने लगा। दोनों ने ही अपने मुर्दा और सड़े दिख रहे हाथों में एक आदमी को पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था उनके बीच वो आदमी बेहोश होने वाला है। जब दम पिशाच उस आदमी को जंजीरों वाली कुर्सी पर बैठाकर कमरे से बाहर चले गए तो दरवाज़ा बंद हो गया। हैरी ने उस आदमी की तरफ देखा जो कुर्सी पर बैठा था। वो कारकारोफ थे। डंबलडोर के विपरीत कारकारोफ ज़्यादा युवा दिख रहे थे। उनके बाल और बकरा दाढ़ी दोनों ही काले थे। वो चिकने फर के दुशाले नहीं पहने थे बल्कि पतले और फटे पुराने कपड़े पहने थे। वो कांप रहे थे। इगोर कारकारोफ, हैरी की बाईं तरफ से एक रूखी आवाज़ आई। हैरी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और देखा मिस्टर क्राउच उसके पास वाली बेंच के बीचों बीच खड़े हुए थे। उनके बाल काले थे और उनके चेहरे पर वर्तमान की अपेक्षा कम झुर्रियाँ थीं। वो चुस्त और स्वस्थ लग रहे थे। तुम्हें अज़्काबान से जादू मंत्रालय के सामने गवाही देने के लिए लाया गया है। तुमने हमें ये बताया कि तुम हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हो। मेरे पास सचमुच महत्वपूर्ण जानकारी है सर, उन्होंने कहा, हालांकि उनकी आवाज़ घबराई हुई थी। मैं मंत्रालय के काम आना चाहता हूँ, मैं मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मंत्रालय शैतानी जादूगर के बचे खुचे समर्थकों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बेंचों से बुदबुदाहट की आवाज़ें आईं। कुछ जादूगर और जादूगरनियां कारकारोफ को दिलचस्पी से देख रहे थे। फिर हैरी को डंबलडोर की दूसरी तरफ से जानी पहचानी गुर्राती आवाज़ सुनाई दी, बकवास। हैरी आगे झुका ताकि वो डंबलडोर के पार देख सके। वहां पर बावरे नैन मूडी बैठे हुए थे। हालांकि उनका हुलिया उस समय बहुत अलग था। उनकी जादुई आंख नहीं थी बल्कि 2 सामान्य आंखें थीं और दोनों ही कारकारोफ पर टिकी हुई थी और गहरी नफरत से भरी थी। क्राउच उसे छोड़ने वाला है, मूडी ने धीरे से डंबलडोर से कहा। उसने उसके साथ सौदा कर लिया है। मुझे उसे पकड़ने में 6 महीने लगे थे और क्राउच उसे इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि वो नए नाम बताने वाला है। मैं तो कहता हूँ उससे नाम जान लो और फिर उसे दम पिशाचों के हवाले कर दो। डंबलडोर ने अपनी लंबी मुड़ी हुई नाक से असहमति का स्वर निकाला। ओह, मैं तो भूल ही गया, तुम्हें दम पिशाच पसंद नहीं है ना एल्बस? मूडी ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे काफ़ी समय से लगता है मंत्रालय को इस तरह के प्राणियों के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए।
डम्बलडोर ने शांति से कहा। लेकिन इस जैसे घटिया आदमी के लिए, मूडी ने धीरे से कहा। कारकारोफ, तुम्हारा क्या कहना है? तुम हमें कुछ नाम बता सकते हो तो बताओ। मिस्टर क्राउच ने कहा, हमें नाम बताओ। आप ये समझ लें, तुम जानते हो कौन हमेशा बहुत गोपनीय तरीके से काम करता था, और मुझे अफसोस है कि मैं उसका समर्थक था। हम अपने हर साथी का नाम नहीं जानते, सिर्फ वही जानता था हम लोग कौन हैं। उसने बहुत समझदारी से काम किया, है ना? मिस्टर क्राउच ने कहा। फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ नाम पता है? हाँ, मैं बता सकता हूँ, और इस बात पर ध्यान दें कि ये उनके महत्वपूर्ण समर्थक थे। मैंने उन्हें अपनी आंखों से उनके आदेशों का पालन करते देखा है, और ये जानकारी देकर मैं ये साबित कर रहा हूँ कि मैं उसे पूरी तरह से त्याग रहा हूँ, और मुझे सचमुच गहरा पश्चाताप है। नाम बताओ, क्राउच ने तीखी आवाज में कहा। कारकारोफ ने गहरी सांस ली। एक तो था एंटोनिन डोलोहाव। मैंने उसे अनगिनत मगलुओं और उन जादूगरों को यातना देते देखा है जो शैतानी शहंशाह के समर्थक नहीं हैं। मूडी बुदबुदाए, इस काम में तुमने भी मदद की ही होगी। हम पहले ही डोलोहोव को पकड़ चुके हैं। वो तुम्हारे पकड़े जाने के कुछ समय बाद ही पकड़ा गया। सचमुच? कारकारोफ ने कहा। उसकी आंखें फैल गईं। हैरी को साफ नजर आ रहा था ये खबर से उसे आघात लगा है, क्योंकि उनका बताया नाम बेकार चला गया। और कोई नाम? क्राउच ने ठंडेपन से कहा। हाँ, इवान रोजियर मर चुका है। वो तुम्हारे पकड़े जाने के कुछ समय बाद पकड़ा गया था। उसने चुपचाप हमारे साथ आने की बजाय लड़ने का फैसला किया और मुठभेड़ में मारा गया। मूडी फुसफुसाए। वो साथ में मेरी नाक का टुकड़ा भी ले गया। उसने देखा मूडी डम्बलडोर को अपनी नाक का गायब हिस्सा दिखा रहे थे। रोजियर इसी काबिल था, कारकारोफ ने कहा। उसकी आवाज में दहशत थी। हैरी को समझ में आ गया था। अब उन्हें इस बात की चिंता हो रही है कि अगर उनकी दी गई जानकारी मंत्रालय के उपयोग की नहीं होगी तो क्या होगा। और कोई? हाँ, कारकारोफ बोला। ट्रेवर्स था। उसने मैकिनॉन्स को मारने में मदद की थी। मल्सिबर था। वो सम्मोहन मंत्र का विशेषज्ञ था। उसने अनगिनत लोगों को भयंकर काम करने के लिए मजबूर किया था। रुकवुड था, जिसने जासूसी करके मंत्रालय के भीतर की उपयोगी जानकारी तुम जानते हो कौन तक पहुंचाई थी। हैरी बता सकता था। इस बार कारकारोफ की चांदी हो गई थी। दर्शक अब बुदबुदा रहे थे। रुकवुड? रहस्य विभाग का ऑगस्टस रुकवुड? हाँ, वही, कारकारोफ ने उत्साह भरे स्वर में कहा। मुझे यकीन है कि उसने जानकारी इकट्ठी करने के लिए मंत्रालय के भीतर और बाहर जादूगरों का अच्छा नेटवर्क बनाया था। लेकिन ट्रेवर्स और मल्सिबर को हम पकड़ चुके हैं। बहुत अच्छा कारकारोफ, अगर तुम्हारे पास इतनी ही जानकारी है तो हमारे निर्णय लेने तक तुम्हें अस्कबान लौटना पड़ेगा। अभी नहीं, रुकिए, मेरे पास और नाम है, कारकारोफ दहशत में चिल्लाए। मशालों की रोशनी में हैरी देख सकता था कारकारोफ को पसीना निकल रहा है। स्नैप! कारकारोफ ने चिल्लाकर कहा। सेवरस स्नैप! ये सभा स्नैप को दोष मुक्त कर चुकी है, क्राउच ने ठंडेपन से कहा। उसकी सच्चाई की जिम्मेदारी अल्बस डम्बलडोर ने ली है। नहीं! कारकारोफ ने चिल्लाकर कहा और उन जंजीरों पर जोर डाला जिससे वो कुर्सी में बंधा था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सेवरस स्नैप प्राण भक्षी है। डम्बलडोर उठकर खड़े हो गए। उन्होंने शांति से कहा, मैं इस मामले की गवाही दे चुका हूँ। सेवरस स्नैप सचमुच एक प्राण भक्षी थे। बहरहाल, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के पतन से पहले वो हमारी तरफ आ गए थे और अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे जासूस बन गए थे। वे भी उसी तरह प्राण भक्षी नहीं हैं जिस तरह मैं नहीं हूँ। हैरी बावरे नैन मूडी को देखने के लिए मुड़ा। डम्बलडोर की पीठ के पीछे उनके चेहरे पर गहरे संदेह का भाव था। ठीक है कारकारोफ, तुमने मदद की है। मैं तुम्हारे मामले में कुछ करूंगा, लेकिन इस दौरान तुम अस्कबान में रहोगे। मिस्टर क्राउच की आवाज धुंधली हो गई। हैरी ने चारों तरफ देखा। तहखाना इस तरह गायब हो गया जैसे धुएं का बना हो, और फिर तहखाना दोबारा लौट आया। हैरी अब एक अलग जगह पर बैठा था। वो अब भी सबसे ऊंची बेंच पे था, लेकिन इस बार वो मिस्टर क्राउच की बाईं तरफ था। माहौल अलग था, आरामदेह, यहाँ तक कि खुशनुमा। दीवार के चारों तरफ जादूगर और जादूगरनियां इस तरह बातें कर रहे थे जैसे कोई मैच देखने आए हों। तभी हैरी की निगाह बेंचों की कतारों में आधी दूरी पर बैठी एक जादूगरनी पे पड़ी। उसके बाल छोटे और सुनहरे थे। वो लाल दुशाला पहने थी। उसे पहचानने में गलती नहीं हो रही थी। ये रीटा स्कीटर थी, जो काफी युवा दिख रही थी। मिस्टर क्राउच पहले से ज्यादा थके और खूंखार दिख रहे थे।
हैरी समझ गया ये एक अलग याद थी, अलग दिन और अलग मुकदमा। कोने का दरवाज़ा खुला, लूडो बैगमैन अंदर आए। बहरहाल उस समय उनकी तोंद नहीं निकली थी, उनकी नाक टूटी हुई नहीं थी। वो लंबे दुबले लेकिन शक्तिशाली लग रहे थे। जंजीरों वाली कुर्सी पर बैठते समय बैगमैन घबराए हुए थे। फिर बैगमैन ने 2-4 दर्शकों की तरफ हाथ हिलाया और धीरे से मुस्कुराए। लूडो बैगमैन, तुम्हें जादुई कानून सभा के सामने इसलिए लाया गया है कि तुम प्राण भक्षियों की गतिविधि से संबंधित आरोपों का जवाब दे सको। हमने तुम्हारे खिलाफ लगे आरोपों की सुनवाई की है। हमारे निर्णय सुनाने से पहले तुम्हें अपने बचाव में और कुछ कहना है? हैरी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लूडो बैगमैन और प्राण भक्षी? बैगमैन ने अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैं थोड़ा बेवकूफ़ था। तुमने बिल्कुल सच बोला लड़के, हैरी के पीछे से किसी ने कहा। उसने देखा वहाँ मूडी बैठे थे। अगर मैं ये नहीं जानता कि वो हमेशा से मंदबुद्धि था तो मैं यही कहता कि पहलवानों ने टकरा टकरा कर उसके दिमाग को कमज़ोर कर दिया है। लूडोविक बैगमैन, तुम लॉर्ड वोल्डेमार्ट के समर्थकों को जानकारी देते हुए पकड़े गए थे, मिस्टर क्राउच ने कहा। इसके लिए मैं अज़्काबान में कैद की सज़ा सुनाने का सुझाव देता हूँ, जो कम से कम। लेकिन तत्काल पास की बेंचों से गुस्से भरी आवाज़ें आने लगी। कई जादूगर और जादूगरनियाँ खड़े होकर सिर हिलाने लगे, यहाँ तक कि मिस्टर क्राउच की तरफ मुट्ठियाँ तानने लगे। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, बैगमैन ने भीड़ के शोर के ऊपर गंभीरता से कहा। मुझे ज़रा भी पता नहीं था। रुकवुड मेरे डैडी का दोस्त था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो तुम जानते हो कौन का आदमी हो सकता है। मुझे लगा मैं अपने पक्ष में इसके लिए जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ, और रुकवुड बार बार कह रहा था कि वो क्विडिच का करियर ख़त्म होने के बाद मुझे मंत्रालय में नौकरी दिलवा देगा। मेरा मतलब है, मैं ज़िंदगी भर तो पहलवानों की चोट नहीं खा सकता था, है ना? भीड़ खी करके हंसने लगी। इस पर वोटिंग करवा लेते हैं, मिस्टर क्राउच ने ठंडे स्वर में कहा, और तहखाने की दाहिनी तरफ मुड़े। जूरी के जो सदस्य सजा के पक्ष में हों, मेहरबानी करके हाथ उठाएं। हैरी ने तहखाने में दाहिनी तरफ देखा, किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया। जूरी में बैठी एक जादूगरनी उठकर खड़ी हुई। कहिए, क्राउच गरज कर बोले। जादूगरनी ने उत्साह से कहा, हम मिस्टर बैगमैन को बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने पिछले शनिवार को तुर्की के खिलाफ हुए क्विडिच मैच में इंग्लैंड की तरफ से बहुत शानदार प्रदर्शन किया। मिस्टर क्राउच आग बबूला हो गए। जब बैगमैन तहखाने से बाहर निकलने लगे तो मिस्टर क्राउच बैठते हुए डम्बलडोर से बोले, मूर्ख आदमी, रुकवुड उसे नौकरी दिलवाएगा। जिस दिन लूडो बैगमैन मंत्रालय में नौकरी करेगा वो मंत्रालय के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तहखाना एक बार फिर धुंधला हो गया। जब ये दोबारा साफ हुआ तो हैरी ने चारों तरफ देखा। वो और डम्बलडोर अब भी मिस्टर क्राउच के पास बैठे थे, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ पूरी तरह खामोशी थी। जो सिर्फ मिस्टर क्राउच के बगल में बैठी एक दुबली पतली जादूगरनी की सुबकने की आवाज़ों से टूट रही थी। उसने कांपते हाथों से अपने मुंह पर रुमाल लगा रखा था। हैरी ने क्राउच की तरफ देखा, वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर और सफ़ेद दिख रहे थे। उसे अंदर लाओ, क्राउच ने कहा। उनकी आवाज़ खामोश तहखाने में गूंजने लगी। कोने का दरवाज़ा खुल गया। इस बार 6 दमपिशाच 4 लोगों को घेर कर ला रहे थे। हैरी ने देखा भीड़ में बैठे लोग बार बार मुड़ मुड़ कर मिस्टर क्राउच की तरफ देख रहे हैं और कुछ फुसफुसा कर एक दूसरे से बोल रहे हैं। दम पिशाचों ने चारों लोगों को एक एक करके जंजीर वाली कुर्सियों पर बिठा दिया जो तहखाने के बीचों बीच रखी थी। उन 4 लोगों में एक गठीला आदमी था जो क्राउच की तरफ सूनेपन से घूर रहा था। एक दुबला और थोड़ा परेशान आदमी था। चमकदार काले बालों और भारी पलकों वाली एक औरत थी जो अपनी जंजीर वाली कुर्सी पर इस तरह बैठी थी जैसे सिंहासन पर हो। और एक 18-19 साल का नवयुवक था जो बहुत दहशत में था, कांप रहा था। उसके हल्के पीले रंग के बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। उसकी चकत्तेदार चमड़ी दूध की तरह सफ़ेद थी। क्राउच के पास बैठी दुबली और नाटी जादूगरनी अपनी सीट पर आगे पीछे हिलने लगी और रुमाल से चेहरा छिपाकर रोने लगी। क्राउच उठकर खड़े हुए। उन्होंने अपने सामने बैठे चारों लोगों को गहरी नफरत से देखा। उन्होंने स्पष्ट आवाज में कहा, तुम लोगों को यहाँ जादुई कानून सभा के सामने लाया गया है ताकि हम तुम लोगों के बेहद घिनौने अपराध का फैसला कर सकें। डैडी, डैडी प्लीज, हल्के पीले रंग के बालों वाले लड़के ने कहा। हमने इस अदालत में आज तक इससे ज्यादा घिनौने अपराध का जिक्र नहीं सुना है, क्राउच ने और ज्यादा ऊंची आवाज में कहा ताकि उनके बेटे की आवाज दब जाए। तुम लोगों पर आरोप है तुम चारों ने एक औरत फ्रैंक लॉन्ग बॉटम को पकड़ा और उस पर पीढ़ीकृत शाप का इस्तेमाल किया क्योंकि तुम्हें ये पता लग रहा था कि तुम्हारे निर्वासित मालिक, तुम जानते हो कौन का वर्तमान पता ठिकाना उन्हें मालूम होगा। डैडी, मैंने ऐसा नहीं किया,
नीचे जंजीरों में बंधा लड़का चिल्लाया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ डैडी, मुझे दम पिशाचों के पास वापस मत भेजो। तुम पर यह भी आरोप है कि जब फ्रैंक लॉन्ग बॉटम ने तुम्हें कोई जानकारी नहीं दी तो तुमने उसकी पत्नी पर पीड़ीकृत शाप का इस्तेमाल किया। तुम जानते हो कौन को दोबारा शक्ति संपन्न बनाने की योजना बना रहे थे ताकि तुम अपनी खून खराबे वाली पुरानी जिंदगी जी सको जो उसके शक्तिशाली रहने के समय जीते थे। अब मैं जूरी से आग्रह करता हूँ। मम्मी, लड़का चीखा। उसकी चीख सुनकर क्राउच के पास बैठी दुबली नाटी जादूगरनी सुबकने लगी। मम्मी, उन्हें रोकिए, मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने ऐसा नहीं किया। अब मैं जूरी से आग्रह करता हूँ, मिस्टर क्राउच चिल्लाए, कि अगर उन्हें लगता है कि इस जुर्म के लिए अज़्काबान में उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए तो वो अपने हाथ उठा लें। तहखाने के दाहिनी तरफ बैठे जादूगरों जादूगरनियों ने एक साथ अपने हाथ उठा दिए। दीवारों के पास बैठी भीड़ उसी तरह तालियां बजाने लगी जैसे बैगमैन के मुकदमे में बजा रही थी और सभी के चेहरे पर जंगली विजय का भाव था। लड़का चीखने लगा, नहीं मम्मी, नहीं, मैंने ये काम नहीं किया है, मैंने ये काम नहीं किया। दम पिशाच दोबारा कमरे में आ गए। लड़के के तीनों साथी चुपचाप अपनी कुर्सियों से चले गए। भारी पलकों वाली औरत ने क्राउच की तरफ देखा, बोली, क्राउच, शैतानी शहंशाह दोबारा शक्तिशाली बन जाएंगे। तुम भले हमें अज़्काबान भेज दो, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे। वो दोबारा शक्तिशाली बनेंगे और हमें बचाने आएंगे। वो हमें अपने बाकी समर्थकों से ज़्यादा पुरस्कार देंगे। सिर्फ हम ही वफादार थे, सिर्फ हमने ही उन्हें खोजने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ वो लड़का दम पिशाचों से जूझने की कोशिश कर रहा था। हालांकि हैरी देख रहा था कि दम पिशाचों की ठंडी और शक्ति हरने वाली ताकत उस पर असर डाल रही थी। भीड़ ताने मार रही थी। उनमें से कुछ दर्शक उठ गए जब वो अपराधी औरत तहखाने से बाहर निकल गई और लड़का लगातार छटपटाते हुए संघर्ष करता रहा। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, उसने चीख कर क्राउच से कहा। तुम मेरे बेटे नहीं हो, मिस्टर क्राउच चिल्लाए। उनकी आंखें अचानक बाहर निकल आईं। मेरा कोई बेटा नहीं है। उनके पास बैठी दुबली जादूगरनी ने जोर से आह भरी और अपनी जगह पर लुढ़क गई। वो बेहोश हो गई, लेकिन क्राउच का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। वो दम पिशाचों की तरफ इतनी जोर से गरजे कि उनके मुंह से थूक उड़ने लगा। उन्हें ले जाओ और वहीं सड़ने दो। मुझे लगता है हैरी, अब मेरे ऑफिस लौटने का समय हो चुका है। हैरी के कानों में एक धीमी आवाज आई। हैरी चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा। वहां पर एक एल्बस डंबलडोर उसकी दाहिनी तरफ बैठकर क्राउच के बेटे को दम पिशाचों के चंगुल में जाते देख रहे थे, और उसकी बाईं तरफ दूसरे डंबलडोर थे जो सीधे हैरी की तरफ देख रहे थे। चलो, बाईं तरफ वाले डंबलडोर ने कहा। उन्होंने हैरी की कोहनी के नीचे अपना हाथ रख दिया। हैरी को महसूस हुआ वो हवा में ऊपर उठ रहा है और उसके चारों तरफ का तहखाना हवा में खुल गया। अचानक वो अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। वो डंबलडोर के कमरे में आ गया था जहां धूप की चौंधियाती रोशनी भरी थी। पत्थर का पात्र उसके सामने वाली अलमारी में चमक रहा था और डंबलडोर पास खड़े थे। प्रोफेसर, मैं जानता हूँ मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैं समझ सकता हूँ, डंबलडोर ने कहा। उन्होंने पात्र को उठाकर अपनी डेस्क पर रखा और उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने हैरी को अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। ये क्या है? हैरी ने झिझकते हुए कहा। इसे स्मृति पात्र कहते हैं। मुझे कई बार लगता है और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी ऐसा लगता होगा। दिमाग में बहुत से ज़्यादा विचार और यादें जमा हो गई हैं। हैरी को कभी ऐसा नहीं लगा था, लेकिन उसने ये बात नहीं बताई। डंबलडोर ने पत्थर के पात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसे समय में स्मृति पात्र का इस्तेमाल करता हूँ। अपने दिमाग के अतिरिक्त विचार बाहर निकाल कर इस पात्र में डाल देता हूँ और आराम से उनकी जांच करता हूँ। जब वो इस रूप में होते हैं तो उनके आपसी संबंध की जांच करना ज़्यादा आसान होता है। आपका मतलब ये आपके विचार हैं? हैरी ने पात्र में घुमड़ते सफ़ेद पदार्थ को घूरते हुए कहा। यकीनन। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। डंबलडोर ने अपने दुशाले के भीतर से छड़ी निकाली और उसकी नोक अपने कनपटी के पास चांदी से चमकते बालों पर रखी। जब उन्होंने छड़ी हटाई तो ऐसा लग रहा था छड़ी में बाल चिपक गए हैं, लेकिन फिर हैरी ने देखा ये तो उसी सफ़ेद पदार्थ का एक चमकता हुआ धागा है जो स्मृति पात्र में भरा है। डंबलडोर ने इस नए विचार को पात्र में डाला। हैरी हैरान रह गया। डंबलडोर ने अपने लंबे हाथ स्मृति पात्र के दोनों तरफ रखे, उसे इस तरह हिलाया जैसे सोना खोजने वाला सोने के टुकड़े को खोजने के लिए हिलाता है। और हैरी ने देखा उसका चेहरा इस नए के चेहरे में बदल गया था। जिन्होंने अपना मुंह खोला और छत की तरफ मुंह करके बोलने लगे,
ये निशान दोबारा गहरा हो रहा है, कारकारोव का भी पहले से ज़्यादा साफ और गहरा। मैं बिना किसी सहयोग के संबंध देख सकता था। डम्बलडोर ने आ भरी, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने अपने आधे चांद के आकार के चश्मे के ऊपर से हैरी को देखा, जो पात्र में घुमड़ते स्नैप के चेहरे को मुंह फाड़ कर घूरे जा रहा था। जब मिस्टर फज मुझसे मिलने आए थे तो मैं स्मृति पात्र का इस्तेमाल कर रहा था और मैंने इसे ज़रा जल्दी में रख दिया था। कोई शक नहीं, मैंने अलमारी का दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं किया है। जाहिर है तुम्हारा ध्यान आकर्षित हुआ होगा। मुझे अफसोस है, हैरी बुदबुदाया। डम्बलडोर ने अपना सिर हिलाया। जिज्ञासा गलत बात नहीं है, लेकिन जिज्ञासा का सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने अपनी हल्की सी त्योरियां चढ़ाते हुए अपनी छड़ी की नोक से पात्र के भीतर तैरते विचारों को हिलाया। उसमें से तत्काल एक आकृति उभरी। लगभग 16 साल की एक मोटी लड़की धीरे धीरे घूमने लगी, जिसके पैर अब भी पात्र में थे। उसने हैरी या डम्बलडोर की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब वो बोली तो उसकी आवाज़ भी प्रोफेसर स्नैप की आवाज़ की तरह गूंजी। प्रोफेसर डम्बलडोर, उसने मुझ पर आक्रामक मंत्र से हमला किया। मैं तो उसे सिर्फ चिढ़ा रही थी सर। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि पिछले गुरुवार को मैंने ग्रीन हाउस के पीछे उसे फ्लोरेंस को चूमते देखा था। लेकिन क्यों बर्था? डम्बलडोर ने अब खामोश हो चुकी लड़की को अफसोस के साथ देखते हुए कहा, तुम उसके पीछे गई ही क्यों थी? बर्था? क्या यही बर्था जॉर्किंस थी? हाँ, डम्बलडोर ने कहा और एक बार फिर पात्र के विचारों को हिलाने लगे। बर्था खो गई। ये बर्था के स्कूल के दिनों की याद थी। स्मृति पात्र की सफ़ेद रोशनी डम्बलडोर के चेहरे पर पड़ी और अचानक हैरी ने देखा वो कितने ज़्यादा बूढ़े दिख रहे हैं। जाहिर है वो जानता था उनकी उम्र काफ़ी है, लेकिन न जाने क्यों उसने कभी डम्बलडोर को बूढ़ा नहीं माना। तो हैरी, तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे? हाँ प्रोफेसर, ज्योतिष की क्लास में मैं बैठा था, मेरी नींद लग गई। वो थोड़ा झिझका और सोचने लगा कि डम्बलडोर उसे डांटेंगे, लेकिन डम्बलडोर ने सिर्फ इतना कहा, आगे कहो। मैंने एक सपना देखा लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के बारे में। सपने में वो वर्मटेल को यातना दे रहा था। आप जानते हैं ना वर्मटेल कौन है? मैं जानता हूँ, आगे कहो। वर्मटेल के पास एक उल्लू किसी की चिट्ठी लेकर गया था। उसे पढ़ने के बाद वोल्डेमॉर्ट ने कहा कि वर्मटेल की गलती सुधर गई है। उसने कहा कोई मर गया है। फिर उसने कहा कि वो वर्मटेल को नागिन को नहीं खिलाएगा। उसकी कुर्सी के पास एक नागिन थी। उसने कहा कि वर्मटेल की जगह अब वो मुझे नागिन को खिलाएगा। फिर उसने वर्मटेल पर पीड़ीकृत शाप का इस्तेमाल किया और मेरा निशान दर्द करने लगा। हैरी ने कहा, इससे मैं जाग गया क्योंकि मेरा निशान बुरी तरह दुख रहा था। डम्बलडोर ने उसकी तरफ देखा। बस इतनी ही बात थी, हैरी ने कहा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्या गर्मियों के बाद तुम्हारे निशान में इससे पहले कभी दर्द हुआ है? नहीं। लेकिन आपको कैसे मालूम कि गर्मियों में मेरे निशान में दर्द हुआ था? हैरी ने हैरानी से पूछा। सीरियस से सिर्फ तुम्हारा ही पत्र व्यवहार नहीं होता। जब से वो पिछले साल हॉगवर्ट्स से गया है तब से मैं भी उसके संपर्क में हूँ। मैंने ही उसे पहाड़ वाली गुफा का सुझाव दिया है और बताया है कि वो उसके छिपने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। डम्बलडोर उठकर खड़े हो गए और अपने डेस्क के पीछे इधर से उधर चलने लगे। कभी कभार वो अपनी छड़ी अपने माथे पर रखते एक चमकता हुआ सफ़ेद विचार निकालकर स्मृति पात्र में डाल देते। प्रोफेसर, उसने 2 मिनट बाद धीरे से कहा। डम्बलडोर ने चलना छोड़ दिया, हैरी की तरफ देखने लगे। माफ़ी चाहता हूँ, उन्होंने धीरे से कहा और वो दोबारा डेस्क पर बैठ गए। क्या आप जानते हैं मेरे निशान में दर्द क्यों होता है? डम्बलडोर ने हैरी की तरफ एक पल के लिए गौर से देखा, फिर बोले, मेरा अनुमान है। ये अनुमान से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मानना है तुम्हारे निशान में दर्द तब होता है जब या तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट तुम्हारे आसपास होता है या फिर वो नफरत के आवेश में भरा होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम और वो उस शाप से जुड़े हैं जो नाकामयाब हो गया। ये कोई साधारण निशान नहीं है। डम्बलडोर बोले, तो क्या आपको लगता है वो सपना, वो बातें सचमुच हुई होंगी? संभव है। मैं तो कहूँगा कि शायद यही हुआ होगा। हैरी, क्या तुमने सपने में वोल्डेमॉर्ट को देखा है? नहीं, मैंने उसकी कुर्सी की पीठ देखी है, लेकिन वहाँ पर देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मेरा मतलब है उसके पास शरीर तो है नहीं, लेकिन फिर वो छड़ी कैसे उठा सकता है? हैरी ने धीरे से कहा। हाँ, कैसे उठा सकता है? डम्बलडोर बुदबुदाए। कुछ समय तक डम्बलडोर और हैरी चुप रहे। डम्बलडोर कमरे के पार निहारते रहे। प्रोफेसर, क्या आपको लगता है वो ताकतवर बन रहा है? वोल्डेमॉर्ट?
डम्बलडोर ने स्मृति पात्र के ऊपर से हैरी को देखते हुए कहा। डम्बलडोर उसे उसी पैनी नज़र से देख रहे थे जिससे वो उसे पहले भी कई बार देख चुके थे। इससे हैरी को हमेशा महसूस होता कि डम्बलडोर उसके भीतर की बातें देख सकते हैं जो मूडी की जादुई आँख नहीं देख सकती। एक बार फिर हैरी, मैं तुम्हें सिर्फ अपना अनुमान ही बता सकता हूँ। डम्बलडोर ने दोबारा आह भरी। वो पहले से ज़्यादा बूढ़े और थके हुए दिख रहे थे। उन्होंने कहा, इससे पहले जब वोल्डेमॉर्ट शक्तिशाली बन रहा था तो उस दौर में लापता होने वालों की संख्या बढ़ गई थी और अब बर्था जोरकिंस उसी जगह गायब हुई है जहां वोल्डेमॉर्ट कुछ समय पहले छुपा था। क्राउच गायब हो गए हैं इसी मैदान के भीतर और एक तीसरा व्यक्ति भी गायब हुआ है। हालांकि मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि मंत्रालय उसके लापता होने को महत्वपूर्ण नहीं मानता क्योंकि वो व्यक्ति मगलू है। उसका नाम है फ्रैंक बाइस, जो उसी गांव में रहता है जहां वोल्डेमॉर्ट के पिता बड़े हुए। फ्रैंक ब्राइस पिछले अगस्त से आज तक नजर ही नहीं आया। देखो, मैं मगलुओं के अखबार पढ़ता हूँ, हालांकि मेरे मंत्रालय के दोस्त ऐसा नहीं करते। डम्बलडोर ने हैरी की तरफ गंभीरता से देखा। इन सभी लोगों के लापता होने में मुझे एक कड़ी दिखती है। मंत्रालय इस बात से सहमत नहीं है, जैसा तुमने मेरे ऑफिस के बाहर खड़े होकर इंतजार करते समय सुना होगा। हैरी ने सिर हिलाया। प्रोफेसर, क्या मैं आपसे उस अदालत के बारे में पूछ सकता हूँ जो स्मृति पात्र में दिखाई दी थी? हाँ, मैं कई बार अदालत में जा चुका हूँ, लेकिन कई मुकदमे मुझे ज़्यादा स्पष्टता से याद आते हैं, ख़ास तौर पर अब। आप मुझे जिस मुकदमे से बाहर निकाल के लाए थे, वो मुकदमा जिसमें क्राउच का बेटा था, क्या वो नेविल की मम्मी डैडी के बारे में बात कर रहे थे? डम्बलडोर ने हैरी पर बहुत पैनी निगाह डाली। क्या नेविल ने तुम्हें कभी नहीं बताया उसे उसकी दादी क्यों पाल रही हैं? हैरी ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि पिछले 4 सालों में उसने नेविल से कभी ये सवाल क्यों नहीं पूछा। हाँ, वो नेविल की मम्मी डैडी के बारे में बातें कर रहे थे। उसके पिता फ्रैंक एक औरत थे, प्रोफेसर मूडी की तरह। जब वोल्डेमॉर्ट की शक्तियाँ चली गईं तो उसके समर्थकों ने वोल्डेमॉर्ट का पता ठिकाना मालूम करने के लिए उन्हें और उनकी पत्नी को यातना दी, जैसा कि तुमने सुना है। तो वो मर चुके? हैरी ने धीरे से कहा। नहीं, उनकी आवाज़ में कड़वाहट भरी थी। हैरी ने इतनी कड़वाहट पहले कभी नहीं सुनी थी। वो पागल हो गए हैं। दोनों ही सेंट मंगोज जादुई रोग और दुर्घटना अस्पताल में भर्ती हैं। मुझे यकीन है नेविल अपनी दादी के साथ छुट्टियों में उनसे मिलने जाता है और वो उसे नहीं पहचान पाता। हैरी सदमे में बैठ गया। उसे कभी पता नहीं चला। 4 साल में उसने कभी पता लगाने का कष्ट ही नहीं किया। लॉन्ग बॉटम दंपत्ति बहुत लोकप्रिय थे। उन पर हमला वोल्डेमॉर्ट के पतन के ठीक बाद हुआ था। जब सभी सोच रहे थे कि अब वो सुरक्षित हैं, तब इस हमले से आक्रोश की एक ऐसी लहर उठी जैसी मैंने आज तक नहीं देखी थी। मंत्रालय पर अपराधियों को पकड़ने का भारी दबाव था। दुर्भाग्य से लॉन्ग बॉटम की हालत के कारण उसकी गवाही बहुत विश्वसनीय नहीं थी। हैरी ने धीरे से कहा, तब तो फिर हो सकता है कि क्राउच का बेटा इसमें शामिल ही ना हो। डम्बलडोर ने अपना सिर हिलाया। इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। हैरी ने एक बार फिर खामोशी से बैठकर स्मृति पात्र में घुमड़ते विचारों को देखा। उसके मन में 2 और सवाल थे जिन्हें पूछने के लिए वो बेताब था, लेकिन वो जीवित लोगों के बारे में थे। मिस्टर बैगमैन, उन पर उसके बाद किसी शैतानी गतिविधि में शामिल होने का आरोप नहीं लगा? डम्बलडोर ने शांति से कहा। ठीक है, हैरी ने कहा। स्मृति पात्र के विचारों की तरफ देखा जो धीरे धीरे घुमड़ रहे थे, लेकिन स्मृति पात्र ने उसकी तरफ से एक सवाल पूछ लिया। स्नैप का चेहरा दोबारा सतह पर दिखने लगा। डम्बलडोर ने उसे देखने के बाद हैरी की तरफ देखा और ना ही स्नैप पर। उन्होंने कहा। हैरी ने डम्बलडोर की हल्की नीली आंखों में देखा जो वो सचमुच जानना चाहता था। वो अचानक उसके मुंह से निकल गया। प्रोफेसर, आप ये बात कैसे जानते हैं कि उन्होंने वोल्डेमॉर्ट का समर्थन करना छोड़ दिया? डम्बलडोर कुछ पल तक हैरी की आंखों में देखते रहे, फिर बोले, हैरी, ये प्रोफेसर स्नैप और मेरे बीच का मामला है। हैरी जानता था ये मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। डम्बलडोर गुस्सा नहीं थे, लेकिन उनके स्वर में पुट इसी तरह का था। वो उठकर खड़ा हो गया। उसी के साथ डम्बलडोर भी खड़े हो गए। जब हैरी दरवाजे तक पहुंचा तो डम्बलडोर बोले, हैरी, नेविल की मम्मी डैडी के बारे में किसी को मत बताना। उसे ये हक है कि वो ये बात खुद लोगों को बताए जब वो उसके लिए तैयार हो जाए। हाँ प्रोफेसर, हैरी ने वापस जाने के लिए मुड़ते हुए कहा और हैरी ने पलट कर देखा। डम्बलडोर स्मृति पात्र के ऊपर झुके खड़े थे। उनका चेहरा नीचे से आती रोशनी से चमक रहा था और वे पहले से ज़्यादा बूढ़े नजर आ रहे थे। उन्होंने हैरी को एक पल के लिए घूरा और फिर कहा, तीसरे काम के लिए शुभकामनाएं।